नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम ए.आर. देसाई की मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी पर एक डीप डाइव करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन के नज़रिए से ये एक बेहद अहम टॉपिक है। आज हम ना सिर्फ उनकी थ्योरीज के कोर ढांचे को समझेंगे, बल्कि उन पर किए गए बैलेंस्ड एकेडमिक क्रिटिक्स को भी डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एग्जाम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम देसाई के मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से शुरुआत करेंगे, उसके बाद उन पर जो सोशियोलॉजिकल डिबेट्स और एकेडमिक क्रिटिसिज्म्स हैं, जैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और कास्ट या कल्चर का निग्लेक्ट, उन सबको कवर करेंगे और आखिर में उनकी स्थायी विरासत पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ए.आर. देसाई के उस फाउंडेशनल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क की। अब देखिए, किसी भी थिंकर पर जो क्रिटिक्स हुए हैं, उन्हें समझने से पहले उनका बेसिक बेस समझना पड़ता है, राइट? 1915 में जन्मे अक्षय रमन लाल देसाई इंडियन सोशियोलॉजी के एक बेहद खास और इन्फ्लुएंशियल फिगर थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस के अंडर की थी, अपने मेंटोर जी.एस. घुरिया के मार्गदर्शन में, लेकिन उनका रास्ता एकदम अलग रहा। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक यूनिकली मार्क्सिस्ट अप्रोच को पायनियर किया। उनकी सबसे कोर मेथोडोलॉजी थी डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। दरअसल इसका सीधा सा मतलब ये था कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को सिर्फ पुरानी परंपराओं या कल्चर के चश्मे से नहीं देखा। उनका मानना था कि अगर आपको समाज को सच में समझना है तो आपको बदलते हुए क्लास इंटरेस्ट्स, प्रॉपर्टी रिलेशंस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना ही होगा। और इस अप्रोच की सबसे बेहतरीन झलक हमें उनकी इन सेमिनल वर्क्स में मिलती है, खासकर 1948 में आई उनकी बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किताब उस वक्त के बाकी सभी डोमिनेंट सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल हटकर थी। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कोई सिर्फ आध्यात्मिक या कल्चरल मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर कॉलोनियल कैपिटलिज्म के अंदर बदलते क्लास इंटरेस्ट्स और शोषण का नतीजा था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम उस दौर की ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल डिबेट्स को देखेंगे। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देसाई का काम उनके खुद के मेंटोर जी.एस. घुरिये से कितना अलग था। जहां घुरिये का पूरा फोकस कल्चरल कंटिन्यूटी और पुरानी किताबों की तरफ था, वहीं देसाई ने जोर दिया कि कास्ट सिस्टम जैसे कोर इंस्टीट्यूशंस का एनालिसिस बिना उस वक्त की मटीरियल कंडीशंस को समझे हो ही नहीं सकता। उनके लिए आर्थिक वास्तविकताओं के बिना सोसाइटी का अध्ययन अधूरा था। बिल्कुल ऐसी ही एक बड़ी एकेडमिक टेंशन हमें एम.एन. श्रीनिवास के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और देसाई के फ्रेमवर्क के बीच भी दिखती है, जहां श्रीनिवास इस चीज पर फोकस कर रहे थे कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और हार्मनी कैसे बनी रहती है। उसके ठीक विपरीत देसाई का पूरा ध्यान सोसाइटी में मौजूद एक्सप्लॉयटेशन, पावर डायनामिक्स और उन डीप इनइक्वालिटीज पर था जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती थीं। तो ये तो था उनका व्यू, लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी एग्जाम फोकस्ड हिस्से पर, देसाई के काम पर किए गए एकेडमिक क्रिटिक्स। और शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से। बहुत सारे क्रिटिक्स अक्सर देसाई पर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म यानी आर्थिक नियतात्ववाद का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि देसाई ने अपना मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई किया कि उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। जरा सोचिए, क्या ऐसी विविध और बड़ी सोसाइटी के ढांचे और कल्चर को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारणों तक सीमित करना सही है? क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अप्रोच बिल्कुल सटीक नहीं बैठती। लेकिन यहाँ पर हमें देसाई के डिफेंस को जरूर नोट करना चाहिए। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ डिफेंड करते हुए क्लियर किया कि एक सच्चा मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क हर एक चीज को इकोनॉमी से डिराइव करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स के बीच के उन गहरे इंटर रिलेशनशिप्स को उजागर करने का तरीका है जो आमतौर पर छुपे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, जो एक और बड़ा एकेडमिक क्रिटिक है, और वो जुड़ा है कास्ट, कल्चर और आइडेंटिटी से। ये टेबल दरअसल उन सारे मेजर क्रिटिक्स की एक बेहतरीन समरी है। स्कॉलर्स स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि एक स्ट्रिक्ट मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क इंडियन सोसाइटी की एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज को पकड़ने में चूक जाता है। देसाई ने कास्ट को प्राइमरीली एक क्लास स्ट्रगल की तरह देखा, और इस वजह से जो गहरे कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक प्रभाव सदियों से इंडिया को शेप करते आए हैं, वो उनकी इस अप्रोच में कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो गए। यानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्लास एनालिसिस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को दिखाने में चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्रिटिक्स मानते हैं कि इससे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है।
अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ इकोनॉमी पर है तो आप आइडियाज़ और वैल्यूज़ का रोल, जेंडर की न्यूआंसेस और हमारी इतनी अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज़ को पूरी तरह से कैसे समझेंगे? यहाँ एक क्लियर गैप रह जाता है। अब आते हैं 5वें मेजर क्रिटिक वाले हिस्से पर, जो सीधे उनकी मेथोडोलॉजी और उनके बायस पर उठाया गया सवाल है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एक बड़ा इशू उभर कर आता है। भले ही उनकी रिसर्च मैक्रो लेवल की थी, पर क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि उनके कंक्लूजन्स थोड़े ज़्यादा ही ब्रॉड थे, जैसे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को सीधे बॉर्जवा कैरेक्टर का बता देना। आरोप यह है कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर होने वाले एक्चुअल फील्ड वर्क के बजाय इंटरप्रिटेशंस को ज़्यादा तरजीह दी, जिस वजह से लैंड रिफॉर्म्स जैसे जो पार्शियल सक्सेसेस हुए थे वो कहीं न कहीं उनके विश्लेषण में दब गए। इसके साथ ही उन पर आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी का भी टैग लगा, क्योंकि उन्होंने वैल्यू न्यूट्रलिटी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए स्कॉलर्स मानते हैं कि अपने सख्त मार्क्सिस्ट स्टैंस के चलते उन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हो रही छोटी या मॉडरेट प्रोग्रेस को तुरंत डिसमिस कर दिया। ऐसा लगता था कि अगर इंस्टेंटली कोई पूरा सिस्टम नहीं बदला तो उन छोटे सुधारों का उनके फ्रेमवर्क में कोई खास मतलब ही नहीं था। इन सभी मजबूत क्रिटिसिज्म्स के बावजूद आइए इस रिवीजन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, AR देसाई की स्थायी विरासत। तो इतने सारे सॉलिड एकेडमिक क्रिटिक्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या इन सारी खामियों, ओवर जनरलाइजेशन और बायस की वजह से देसाई का पूरा काम जीरो हो जाता है? वेल, एकेडमिक कंसेंसस कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फील्ड में उनका योगदान वाकई फाउंडेशनल है। जरा सोचिए, जिस वक्त इंडियन सोशियोलॉजी का पूरा ध्यान सिर्फ कास्ट, रिचुअल्स और गांवों तक सीमित था, उस वक्त देसाई ने स्टेट पावर, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, इमेंस पॉवर्टी और ग्रोइंग इनइक्वालिटी जैसे कड़वे सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज की तारीख में अग्रेरियन डिस्ट्रेस को समझने के जो टूल्स उन्होंने दिए, वो अभी भी रिसर्च में बेहद काम आते हैं। सच तो ये है कि उनके अप्रोच पर लगातार होने वाले क्रिटिक्स भी खुद इस बात का प्रमाण है कि उनका काम कितनी इमेंस वैल्यू रखता है। उन्होंने इस फील्ड को मजबूर किया कि सोसाइटी को पढ़ते वक्त पावर, एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रक्चरल इनजस्टिस को कभी इग्नोर ना किया जाए। वो आज भी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट बने हुए हैं। और इसके साथ ही ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प और प्रोवोकेटिव सवाल पर आके रुकता है। आज के 21वीं सेंचुरी के आधुनिक भारत को देखिए। बढ़ती इनइक्वालिटी, एग्रेरियन क्राइसिस और पॉलिसी डिबेट्स वैसी ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दिखाती हैं जिन्हें देसाई ने दशकों पहले पॉइंट आउट किया था। तो जरा सोचिए, उनकी ये मार्क्सिस्ट लेंस भले ही थोड़ी फ्लॉड हो, आज के इन मॉडर्न चैलेंजेस को समझने में कितनी रेलेवेंट हो सकती हैं। ये आगे की पढ़ाई और एग्जाम पॉइंट्स के लिए एक बहुत बड़ा विचार है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।